अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन P-75I एडवांस सबमरीन्स का जो प्रोग्राम है उसको एक और धचका लगाए। दूसरी अपडेट JF-17 थंडर के हवाले से, क्या नाइजेरिया ब्लॉक 3 लेने जा रहा है। तीसरी अपडेट, टर्की ने अमेरिका को एक और सरदर्द देने की शायद तैयारी कर ली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड एक और रिक्वेस्ट कि हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली इंडिया की P-75I सबमरीन के हवाले से रशियन इंजीनियर्स का ये कहना है कि ये एक अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें कोई हकीकत नहीं है और जो इंडिया रिक्वायरमेंट बताता है कि उसे इस तरह की सबमरीन चाहिए। उन्होंने कहा कि दी गई टाइमलाइन में ऐसी चीज़ें तैयार करना और ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली बना पाना बहुत ही मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन होने के बराबर है। मतलब कि सिंपली रशियन इंजीनियर्स का ये कहना है कि जैसी चीज़ इंडिया चाहता है वैसी अभी हमारे पास भी नहीं है, तो इंडिया को हम कहाँ से बना के दें। खैर, ये जो प्रोजेक्ट है ये कारगिल वॉर के बाद इस पर बातचीत शुरू हुई थी। कैबिनेट कमेटी में ही इसे मंजूरी मिलते था कि 2010 का वक्त आ चुका था। 2010 में 9.4 बिलियन US डॉलर के इवज़, जिसे इंडिया के 53,000 करोड़ रुपए भी आप कह सकते हैं, उसके इवज़ कहा गया कि इंडिया 6 सबमरीन्स बनाएगा। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी। इनमें 2 इंडिया किसी दूसरे अपने दोस्त मुल्क से खरीदेगा, जबकि उसी मुल्क के कोऑपरेशन या ताउन से इंडिया बाकी 4 सबमरीन्स आबदोज़ें अपने मुल्क में बनाएगा। इसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ उन्होंने बिड में हिस्सा लिया था, जिनमें फ्रांस का नेवल ग्रुप था। उन्होंने अपनी बैराकूडा क्लास सबमरीन को आगे लेकर आए। इसमें DSME जो साउथ कोरिया का ग्रुप था, जो अपनी KSS-3 सबमरीन को लेकर आए, जर्मन ग्रुप्स थे। और दूसरे स्वीडन ने भी शुरू में इसमें इन्वेस्ट करने का सोचा था, लेकिन स्वीडन ने सबसे पहले पुल आउट किया। उसके बाद अगस्त 2021 में TKMS जो कि जर्मन कंपनी थी, उसने इस बिड से या इस प्रोजेक्ट से दस्तबरदार होने का ऐलान किया, जबकि 29 अप्रैल 2022 में फ्रांस का नेवल ग्रुप भी इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था, क्योंकि इंडिया ऐसी चीज़ें डिमांड कर रहा था जो कि इन मालिक के पास खुद भी नहीं थी। इंडियन नेवी अपने हदफ नहीं तय कर पा रही थी, या आप कह सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसा कि इंडियन एयरफोर्स करती रही है कि जब तेजस बन जाता रहा है तो कहते रहे कि नहीं, अब हमें ये भी मज़ीद चीज़ चाहिए, दोबारा तेजस को भेज देते रहे। जब वो दोबारा मैन्युफैक्चर होकर आता था फिर कहते थे नहीं, अब इसमें ये चीज़ कमी रह गई है, अब हमें दोबारा बना के दें। सेम यही काम P-75I सबमरीन के साथ भी हो रहा है। और रशिया को भी दोबारा ऑन बोर्ड लिया गया था, लेकिन रशियन इंजीनियर्स ने भी दोबारा माजरत कर लिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा। दूसरी अहम अपडेट पर बात करें तो नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ के मुताबिक नाइजेरिया ने 16 एसएल पोड्स लिए हैं JF-17 थंडर पर इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इस वक्त नाइजेरिया के पास सिर्फ 3 JF-17 थंडर्स मौजूद हैं। तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि 16 एसएल पोड्स वो क्या करेंगे। अभी तक नाइजेरियन एयरफोर्स के साथ JF-17 थंडर की सर्विसेज की बात की जाए तो JF-17 थंडर मुख्तलिफ एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस कर चुके हैं, जिनमें मल्टीपल टाइम वो लेज़र गाइडेड प्रसिशन स्ट्राइक्स कर चुके हैं वहाँ मौजूद जो मुख्तलिफ प्रोक्सीज और तंजीमें हैं। और इस चीज़ का इजहार नाइजेरियन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने भी किया था जब वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। बगौर अगर इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए तो ये चीज़ वाज़ेह होती है कि नाइजेरिया मुस्तकबिल में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेने का इरादा रखता है, क्योंकि अगर 3 जहाज़ ले चुके हैं वो और 16 एसएल पोर्ट्स लिए हैं तो ज़ाहिरी बात है वो मज़ीद जहाज़ भी लेंगे। इनडायरेक्टली नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया था कि आने वाले वक्त में नाइजेरियन एयरफोर्स के लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएंगे, ताकि वो अपने पुराने सेकंड और थर्ड जनरेशन के जो जहाज़ हैं, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज़ ओरिजिन के F-7 जहाज़ मौजूद हैं, उनको रिप्लेस कर सकें JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट से। इस तरह अफ्रीका के रीजन में आप नाइजेरिया को एक ब्लैक सुपर पावर के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि नाइजेरिया के इर्द गिर्द जितने भी मालिक हैं उनमें से किसी के पास भी 4th जनरेशन का या 4th प्लस जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, और ख़ासतौर पे ऐसा जेट मौजूद नहीं है जिसके पास BBR डोमेन में एक सुप्रीमेसी हो, यानी 90 से 100 किलोमीटर की रेंज वाला BBR मिसाइल हो। तीसरी अहम अपडेट की बात करें तो रिसेंटली TASS जो कि एक रशियन मीडिया आउटलेट है, उसके मुताबिक टर्की रशिया के साथ मुआहदा कर चुका है 2nd रेजिमेंट ऑफ S-400 खरीदने का। S-400 एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। अपनी सलाहियत की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर, इवन US जैसे बड़े ममालिक भी S-400 की काबिलियत को मानते हैं। तो S-400 की एक बटालियन या एक रेजिमेंट इससे पहले टर्की के पास मौजूद है। टर्की अब दूसरी लेने के लिए जा रहा है। एक बटालियन या एक रेजिमेंट में तकरीबन 8 लॉन्चर्स होते हैं, इसके मुख्तलिफ रेडार्स होते हैं,
और ओवरऑल 32 मिसाइल्स रेडी टू फायर होते हैं। क्योंकि एक तरफ टर्की अमेरिका में अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक डेलीगेशन भेजा हुआ है टर्की ने, उसमें वो F-16 ब्लॉक 70 की खरीदारी के हवाले से अमेरिका को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रशिया के साथ इस वक्त इतनी बड़ी डील का निकल कर सामने आना वाकई एक पंच होगा यूएस के लिए, और देखना भी दिलचस्प होगा कि यूएस अब इसके मुकाबले में क्या करता है। क्योंकि यूएस हमेशा से इस पॉलिसी पर कारगर रहा है कि जिन इलाकों में उनके F-35 डिप्लॉयड होते हैं उनके आसपास भी S-400 जैसे सिस्टम्स ना आएँ, क्योंकि S-400 के रेडार्स हैं वो 600 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं, और इस तरह अगर वो F-35 के मुख्तलिफ डाटा को हासिल कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि इस डाटा को रशियन फोर्सेस मुख्तलिफ एतबार से इस्तेमाल कर सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर ग्रीस की एयरफोर्स की बढ़ती हुई एयर पावर को देखा जाए तो S-400 उनको एक हद तक टैकल कर सकेगा, लेकिन S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम होने की वजह से बहुत सी खामियां भी रखता है, जैसा कि 32 मिसाइल रेडी टू फायर हालत में होते हैं। अगर रॉकेट्स के ज़रिए इनको सैचुरेट कर दिया जाए या किसी को या मुख्तलिफ डिकोइज़ की मदद से इनको सैचुरेट कर दिया जाए तो दोबारा मिसाइल्स को री आर्म करने में 45 से 50 मिनट तक लगेंगे, और उतनी देर में फाइटर एयरक्राफ्ट पता नहीं कितनी दफ़ा एयर स्ट्राइक्स कराएंगे। यही एक डिसएडवांटेज होता है एयर डिफेंस सिस्टम्स का, चाहे वो रशिया के S-400 हैं, टर्की इंडिया के S-400 हैं, पाकिस्तान के HQ-9 है। एयर डिफेंस सिस्टम का ये एक ड्रॉबैक आप समझ लें ज़रूर होता है, जबकि फाइटर एयरक्राफ्ट इसकी निस्बत सुपीरियर समझे जाते हैं। इसी वजह से आजकल आप जितने भी डिफेंस चैनल्स भी देखें उन पर ज़्यादा वीडियोस एयरफोर्स से रिलेटेड ही आ रही है, और इस वक्त टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा दुनिया तरजीह दे रही है वो एविएशन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट और दूसरे एयर व्हीकल्स को बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।